कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। कवरिंग एपिथेलियम कितने प्रकार के? 4। नाम बताओ। बोलते जा। दोबारा बोल, बातें नहीं करेंगे पीछे वाले। सरल उपकला कितने प्रकार के? नाम बताओ। ठीक है। इस तरह उपकला कितने प्रकार की? इस तरह उपकला कितने प्रकार की? तीन प्रकार के। नाम बताओ। सरल चल के, विशेषीकृत उपकला कितने प्रकार की? नाम बताओ। तंत्रिका उपकला कौन सी होती है? तंत्रिका संवेदी होती है। ठीक है। लास्ट टाइम बात करें तो उपकला उत्तक की। उपकला उत्तक के अंदर लिखा था कि तीनों जनन स्तर कौन कौन से होते हैं? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म का निर्माण किससे होता है? उपकला उत्तक से होता है। फिर हमने कहा अंतःकोश के स्थान अनुपस्थित होता है। उपकला उत्तक के अंदर कोशिकाओं को आधार प्रदान करने के लिए आधारी झिल्ली बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है। आगे फिर अपन ने लगा कि उपकला उत्तक दो प्रकार का होता है, कवरिंग एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आच्छादन उपकला और ग्रंथिल उपकला। फिर अपन ने कहा ग्रंथिल उपकला की बात बाद में करेंगे, पहले बात करिए आच्छादन उपकला की। हमने कहा आच्छादन उपकला को कोशिकाओं के स्तरों की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम, दूसरे नंबर पे सूडो स्ट्रेटिफाइड, तीसरे नंबर पे स्ट्रेटिफाइड और चौथे नंबर पे स्पेशलाइज्ड। फिर हमने कहा सिंपल एपिथेलियम को फिर से 4 भागों में बांटा गया है कोशिकाओं के आकार के आधार पर। सबसे पहले सिंपल स्क्विमस, दूसरे नंबर पे आती है सिंपल क्यूबोइडल, तीसरे नंबर पे सिंपल कॉलमनार और चौथे नंबर पे सिंपल सिलेटेड। उसके बाद के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड थी, उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को 3 भागों में डिवाइड किया था, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार। स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम नहीं पाई जाती। उसके बाद में विशेषीकृत उपकला को 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले ट्रांजिशनल एपिथेलियम, फिर न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम, उसके बाद में पिगमेंटेड एपिथेलियम और उसके बाद में जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे पहले अपन ने सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम लिखा था, एग्जांपल के अंदर पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और फ्लोरा लिखे थे। सेकंड नंबर पे लिखा था सिंपल क्यूबोइडल, जिसके अंदर थायराइड, यकृत और जनन की जनन उपकला। उसके बाद के अंदर लिखे अपन ने सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, आमाशय, आंत, पित्ताशय और पित्तवाहिनी। साथ ही साथ अपन ने लिखा बीच बीच के अंदर गोबलेट सेल पाई जाती है, जो श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। उसके बाद में लिखा अपन ने सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम, सीलिया उपस्थित होते हैं, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? अंडवाहिनी, मूत्रवाहिनी और गर्भाशय नाल के अंदर पाई जाती है। यहां तक कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे सूडो स्ट्रेटिफाइड। बातें नहीं करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू की बातें चल रही है हमारी। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर पहले सिंपल एपिथेलियम थी और सिंपल एपिथेलियम के बाद में कौन सी थी? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो कोशिकाओं का स्तर 1 होता है, लेकिन दिखाई कितने देते हैं? 2। एग्जाम्पल जो हमारे से पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट वो है हमारे लिए ट्रेकिया, जिसको आप श्वास नली भी कहते हो। बेसिकली अगर बात करते हैं ट्रेकिया के अंदर, तो ट्रेकिया के अंदर जब अपन लिखेंगे तो हम लिखेंगे वहां पर सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। एपिथेलियम पाई जाती है। जब ट्रेकिया पढ़ेंगे ना उस टाइम पे लिखेंगे कि ट्रेकिया की आंतरिक सतह पर सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है और जिनके बीच बीच के अंदर गोबलेट सेल पाई जाती है, जो हानिकारक धूल के कण, बैक्टीरिया, वायरस को लंग्स के अंदर जाने से रोकती है। ठीक है। तो हमारी जो ट्रेकिया है उस ट्रेकिया के अंदर बेसिकली सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम पाई जा रही है। सिलेटेड एपिथेलियम क्यों पाई जा रही है उसका कारण सुनो। बीच बीच के अंदर गोबलेट सेल भी पाई जाएगी, जिससे श्लेष्मा का श्रावण होगा। श्लेष्मा एक चिकना पदार्थ है जिसके ऊपर हानिकारक धूल के कण, बैक्टीरिया, वायरस चिपक जाते हैं। मान लो अभी तो चलो क्लास के अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन रोड पे चलते हैं तब ऐसा थोड़ी है कि मास्क लगा के चल रहे हैं।
तो रोड के अंदर जो भी हवा है, जहां पर जो भी धूल के कण, बैक्टीरिया, वायरस है, वो सारे के सारे सांस के साथ अंदर जाएंगे। अगर वो डायरेक्ट लंग्स के अंदर पहुंच जाएंगे तो लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन हो जाएगा तो निमोनिया हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। होएगा कि नहीं होएगा? लेकिन भगवान ने व्यवस्था करी कि जैसे ही नेजल कैविटी के अंदर जाओगे तो सबसे पहले नाक के अंदर बाल लगाए गए ताकि फिल्ट्रेशन का काम कर सके। तो बड़े धूल के कणों को ये नाक के बाल रोक लेंगे। उसके बाद के अंदर पूरी नेजल कैविटी और ट्रेकिया के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन लगाई गई, जिसके अंदर बेसिकली गोबलेट सेल्स के द्वारा म्यूकस का श्रावण किया गया। जो बैक्टीरिया वायरस होंगे वो बैक्टीरिया वायरस इसके द्वारा चिपक जाएंगे। ठीक है, नाक के अंदर से तो बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ट्रेकिया के अंदर से बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए ट्रेकिया की जो आंतरिक सतह है वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन तो लगाई गई जो चिपकाने का काम करेंगे, साथ ही साथ सीलिए लगाए गए जो इन हानिकारक बैक्टीरिया वायरस को लंग्स की तरफ ना जाकर वो बाहर की तरफ भेजने का कार्य करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रेकिया के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, तो प्रॉपर नाम क्या लिखोगे? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। ठीक है ना? तो जहां पर लिखा है अपन ने सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, वहां पर लिखो एग्जांपल के अंदर ट्रेकिया, एग्जांपल में लिखो ट्रेकिया। लाइव वालों को गुड मॉर्निंग भाई। एग्जांपल के अंदर लिखोगे ट्रेकिया और ब्रैकेट में लिखोगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, ब्रैकेट में लिखोगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, पूरा नाम लिखो इसका ट्रेकिया, फिर लिखोगे सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम। सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड एपिथेलियम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट अगर एपिथेलियम से कुछ पूछा जाएगा एग्जांपल्स के अंदर, तो पहला एग्जांपल आपसे पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा के लिए पूछा जाएगा कि पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है। सिंपल सा आंसर क्या दोगे? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और दूसरा पूछा जाएगा सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड एपिथेलियम कहां पर पाई जाती है? ट्रेकिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर सिर्फ सूडो स्ट्रेटिफाइड ही थी और कोई नाम लिखे नहीं थे अपन ने, नहीं लिखे थे। तीसरे नंबर पे कौन सी आई थी? तीसरे नंबर पे हमारे पास में आई थी स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर हमने सबसे पहला नाम लिखा था स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है क्रेटिन युक्त, जिसके अंदर बेसिकली क्रेटिन पाया जाएगा, और दूसरी होती है क्रेटिन विहीन, जिसके अंदर क्रेटिन नहीं पाया जाएगा। क्रेटिन कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है? प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है? प्रोटीन है। और काइटिन कार्बोहाइड्रेट है। क्रेटिन युक्त स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो ये पाई जाती है स्किन के अंदर। कहां पर पाई जाएगी? स्किन या त्वचा के अंदर। और क्रेटिन विहीन की अगर बात करते हैं तो पाई जाती है ग्रसनी, कॉर्निया, मुख गुहा, ओरल कैविटी, और साथ ही साथ योनि का आंतरिक स्तर। योनि का आंतरिक स्तर। कॉर्निया आपको पता ही आंख के अंदर पाया जाता है। मुख गुहा, ओरल कैविटी की अगर बात करते हैं, बाहर की तरफ त्वचा है, अंदर की तरफ जितनी भी लाइनिंग पाई जा रही है वो सारी की सारी किससे बनी हुई है? केराटिन वेन की। और वेजाइना का जो इंटरनल लेयर होगी वो लेयर भी किसकी बनी होगी? केराटिन वेन की बनी होगी। जबकि त्वचा के अंदर क्या पाई जाएगी? केराटिन युक्त। तो आपको पता ही है त्वचा के अंदर बाल पाए जाएंगे, और बाल किससे बने होते हैं? केराटिन प्रोटीन से। तो वो केराटिन प्रोटीन को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर केराटिन युक्त स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम पाई जाएगी। दो ही नाम याद रखने हैं हमारे को, केराटिन युक्त, केराटिन वीन। जल्दी से कोई करेगा नहीं आपके पास में, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि त्वचा के अंदर कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, क्या नाम दोगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्पेसिफाई करें तो केराटिन युक्त वाली। ठीक है, और याद रहेगा रहेगा त्वचा है तो बाल है, और बाल है तो केराटिन है, तो केराटिन युक्त ही रहेगी यहाँ पर। क्लियर? तो दो में डिवाइड करोगे, केराटिन युक्त और केराटिन विन। केराटिन युक्त में नाम लिखोगे त्वचा का, और केराटिन विन में नाम लिखोगे कॉर्निया, मुख गुहा और योनि का आंतरिक स्तर।
लिख लिया? किसके लिए बात कर रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के लिए। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद में अगर बात करते हैं तो हमारे पास में दूसरा नाम कौन सा आता है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल। इसको बोलेंगे स्तृत घनाकार। इसको क्या बोलेंगे? स्तृत शल की। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल की अगर बात करते हैं तो बेसिकली ये पाई जाती है श्वेत ग्रंथि की नलिका और साथ ही साथ मिलेगी लेरिंग्स के अंदर। दो जगह, कोई नहीं पूछेगा, लिखो इसके अंदर। लेरिंग्स नहीं, कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, श्वेत ग्रंथि की नलिका और कंजक्टाइवा। श्वेत ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि कौन सी होती है? पसीने वाली ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड भी बोलते हैं, उसके अंदर। कंजक्टिवा आंख के अंदर मिलती है भी। श्वेत ग्रंथि की नलिका और कंजक्टिवा। लास्ट के अंदर अगर बात करते हैं तो लास्ट में कौन सी आती है? स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, स्तृत स्तंभाकार। स्तृत स्तंभाकार की अगर बात करते हैं तो ये पाई जाती है लेरिंग्स के अंदर और पैरोटिड ग्रंथि के अंदर। लेरिंग्स और पैरोटिड ग्रंथि, इन दो जगह पर आपको कौन सी मिलेगी? स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। अब जो जो याद रखने हैं वो अंडरलाइन करो। सबसे पहले अंडरलाइन करोगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। जो जो याद रखने हैं वो अंडरलाइन करो। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। दूसरे नंबर पे सिंपल कोलमनार, आमाशय, आंत, पित्ताशय और पित्तवाहिनी। तीसरे नंबर पे सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड। और चौथे नंबर पे आती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, वो भी केराटिन युक्त। चौथे नंबर पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, जो भी कौन सी? केराटिन युक्त। ये याद रखनी हमारे को। बाकी याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद हो जाए तो भी ठीक है। इतना डिटेल के अंदर कोई नहीं पूछेगा, बुक्स में क्वेश्चन दे रखे हैं इस वजह से। ये तो थी सबसे पहले सिंपल के बारे में पढ़ा, उसके बाद में सूडो स्ट्रेटिफाइड, उसके बाद में स्ट्रेटिफाइड। चौथे नंबर पे कौन सी आती है? विशेषीकृत उपकला। चौथे नंबर पे अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आती है स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम। और स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम के अंदर पहला नाम हमने लिखा था ट्रांजिशनल एपिथेलियम का। ट्रांजिशनल एपिथेलियम, अंतर्वर्ती उपकला। ट्रांजिशनल एपिथेलियम पहले सुन लो, बाद में लिखोगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर आधारीय कला यानी कि बेसमेंट मेम्ब्रेन तथा जनन स्तर एब्सेंट होते हैं, पाया ही नहीं जाता। इकलौती ऐसी एपिथेलियम है, हमने कहा सभी एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाएगी जो बेसिकली म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बनी होगी।
लेकिन ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर ये नहीं पाई जाएगी, पहली बात। दूसरा, जनन स्तर। जनन स्तर से मतलब है कि कोशिकाएं हटती रहती है, उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती रहती है, ये वाला स्तर भी इसके अंदर नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो मूत्राशय व मूत्रवाहिनी की दीवार का आंतरिक स्तर, यहां पर कौन सी मिलेगी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलेगी आपको। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बाद में अगर बात करते हैं तो सेकंड नंबर पे लिखा था अपन ने न्यूरोसेंसरी। न्यूरोसेंसरी, तंत्रिका संवेदी। तंत्रिका संवेदी का मतलब रहेगा कि यहां पर तंत्रिकाएं पाई जाएगी और वो विभिन्न प्रकारों के लिए संवेदनशील रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं तो रेटिना। रेटिना किसके लिए संवेदनशील है? प्रकाश के लिए। सिनिडेरियन मेम्ब्रेन, सिनिडेरियन कला मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसको, ये किसके लिए है? गंध के लिए, स्मेल के लिए। स्वाद कलिका, टेस्ट बड, इस टेस्ट बड में भी कौन सी मिलेगी? न्यूरोसेंसरी। किसके लिए उत्तरदायी होगी ये? स्वाद के लिए उत्तरदायी होगी। तो यहां पर तंत्रिका संवेदी, क्योंकि विशेष प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाएगी जो विशेष स्पेसिफाई जो स्टूडेंट है उसके बारे में हमारे को जानकारी प्रदान करेगी। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमारे पास में आती है पिगमेंटेड एपिथेलियम। पिगमेंटेड एपिथेलियम, पिगमेंटेड एपिथेलियम को रंगा उपकला भी कहा था। पिगमेंटेड एपिथेलियम की अगर बात करते हैं तो नाम से पता लग रहा है क्या पाए जाएंगे? पिगमेंट से अवर्णक पाए जाएंगे। रेटिना का आधारीय स्तर, रेटिना का जो बेसिक लेयर होगी, जो नीचे की तरफ वाली लेयर होगी, उसके अंदर पिगमेंटेड एपिथेलियम पाई जाएगी। इसी के द्वारा बेसिकली आपकी आंखों का रंग डिसाइड होता है, काली है कि भूरी है कि नीली है, कैसी भी है, वो डिसाइड कौन करेगी? रेटिना की इंटरनल लेयर। जबकि पूरा रेटिना किसके लिए उत्तरदायी है? प्रकाश के लिए उत्तरदायी है, इसलिए न्यूरोसेंसरी के अंदर भी लिखा है और पिगमेंटेड के अंदर भी लिखा है। ठीक है, चौथे नंबर पे लिखा अपन ने जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम, जनन उपकला। जनन उपकला की अगर बात करते हैं तो यहां पर विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जाती है। विभाजन की तीव्र क्षमता ये पाई जाती है, उपस्थित होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो वृषण में शुक्र जनन नलिकाएं, और यहां पर शुक्र जनन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणुओं का निर्माण होने के लिए तेज गति से कोशिकाओं के अंदर विभाजन चलता रहता है। आपको पता है शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है? कितना होता है? कितने दिन? अरे मैं शरीर के अंदर बात कर रहा हूं। 64 डेज, 64 दिन, है ना? तो 64 दिन तक शुक्राणु बनेंगे और उसके बाद में वो खत्म हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना? चाहे शुक्राणु इजेकुलेशन हो चाहे नहीं हो, वो नॉर्मल प्रोसेस है। और वो उन करोड़ों शुक्राणुओं का निर्माण हमेशा चलता रहता है। तो विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जाने के कारण ही हमने यहाँ पर जर्मिनल एपिथेलियम को विशेषीकृत उपकला के अंदर लिखा है। अंडाणु के अंदर इतना ज्यादा तेज विभाजन होता नहीं है, क्योंकि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से पूरी साइकिल के अंदर सिर्फ एक अंडे का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर तो करोड़ों शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है। तो वो ना लिखकर सिर्फ ये लिखा है। अब यहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब ये कि सर सिंपल क्यूबोइडल के अंदर भी लिखा था, आपने लिखा था जनन उपकला। तो कोशिकाएं जो पाई जाती हैं आकार के आधार पर वो पाई जाती है सिंपल क्यूबोइडल वाली, घनाकार कोशिकाएं मिलेगी। तो ओरिजिनल के अंदर अगर पूछा जाए कि भाई कौन सी उपकला, जनन उपकला पाई कहां पर जाती है, कौन से प्रकार की होती है, तो आप आंसर सिंपल क्यूबोइडल ही दोगे, है ना? क्यों? क्योंकि ओरिजिनल में कोशिकाएं वैसी हैं। विशेषीकृत में नाम सिर्फ इस वजह से लिखा क्योंकि विभाजन की तीव्र क्षमता पाई जा रही है, और कहीं पे विभाजन की इतनी तीव्र क्षमता नहीं पाई जाती। क्लियर है? दिक्कत यहां तक नहीं? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की अगर बात करते हैं, आधारीय कला और जनन स्तर दोनों एब्सेंट हो गए। मूत्राशय और मूत्रवाहिनी की दीवार के भीतरी स्तर के अंदर पाई जाएगी। न्यूरोसेंसरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर तंत्रिका संवेदी रोम, है ना, सेंसरी हेयर्स पाए जाएंगे जो विभिन्न स्टिमुलेशन को ग्रहण करने का काम करेंगे, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो स्वाद हो। रेटिना, सिनिडेरियन कला। सिनिडेरियन कला की अगर बात करते हैं तो सिनिडेरियन मेम्ब्रेन नाक के अंदर पाई जाती है। एक नाम सुना होगा आपने, जेकोब्सन ऑर्गन या वोमेरोनेजल ऑर्गन,
मांसाहारी पशुओं के अंदर, जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके अंदर स्नेडेरियन मेम्ब्रेन या जेकोब्सन ऑर्गन ये पूर्ण विकसित होता है, बहुत ज्यादा विकसित होता है। भालू को 5 किलोमीटर दूर से पता लग जाता है कि मछली किधर की तरफ है ना। 1 किलोमीटर दूर से भी आप भी सूंघ लेते हो कि जीवना किधर है, लगता है कि नहीं लगता है? झूठ लो, लिखो, है ना। रिद्धि सिद्धि के कॉर्नर पे गार्डन है वहां पे, है ना। जीवना होता तो अपने को पता नहीं लगता यहाँ तक, अगर हवा इधर की तरफ चल रही होती है तो, है ना। गांव के अंदर भी पता लग ही जाता है कि भाई हाँ आज उधर की तरफ जीवना है, रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारे को। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, हम कह रहे हैं कवरिंग एपिथेलियम है, कवर करने का, या अगर कोई खोखले ऑर्गन्स होंगे तो उनके अंदर पाई जाएगी या फिर बाहर पाई जाएगी, ठीक है। जैसे ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, लेकिन ब्लड वेसल्स के ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं तो वहां पर आपको पेरिटोनियम जैसी संरचना देखने को मिलेगी, सिंपल स्क्विमस टाइप की। यूट्रस की अगर बात करते हैं तो यूट्रस के अंदर आपने नाम सुना होगा एंडोमेट्रियम, है ना। इसके अलावा आपने मीजोवेरियम ओवरी के ऊपर, मीजल पिंक्स अंडवाहिनी के ऊपर, ये अपन पढ़ेंगे आगे चल के। लिख लिया सबने? नहीं लिखा? लिख लिया? आज जो एनाटॉमी वाला बैच 10 बजे रुकता था उसकी क्लास नहीं होगी? क्या बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि मेरे पास में टाइम नहीं है, मेरे को जाना है इसलिए। क्या? अरे यार वो देखा ही नहीं मैंने तो। मैसेज किया करो, ऐसे याद दिलाया करो, यहाँ से निकलने के बाद में बहुत चीजें होती रहे। मैसेज कर देना सर में। नंबर नहीं है तुम्हारे पास?
देखो ध्यान रखना, ये नंबर तो दे रहा हूं मैं तुम्हारे को, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है। टर्म्स एंड कंडीशन है इसके साथ में। पहले तो ये कि गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाला है ना, ये प्लीज मत करना प्लीज, है ना, ये बहुत इरिटेटिंग होता है मेरे लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ये नहीं करोगे पहली बात, है ना। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट का हो, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं करोगे, है ना। ऐसा लगे ना कि मरने वालों हो कि सर कॉल तो करना ही पड़ेगा तो ही कॉल करोगे, ऐसे नहीं करोगे कॉल। ऐसा लगे ना कि सर जान भी बनाई, अब तो या तो मर जाऊंगा या फिर मैं आपको कॉल कर लूंगा, तब भी कॉल करना, ऐसे कॉल नहीं करोगे, है ना। टेक्स्ट मैसेज कर देना या व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जवाब जरूर मिलेगा आपको। चाहे सुबह का मैसेज किया हो मैं शाम को ही देखूं, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा आपके मैसेज, इतना कंफर्म है ना। इतना टाइम होता नहीं ना कि सारे टाइम पे व्हाट्सएप चलाता रहूं मैं, तो जब टाइम मिलता है मैं रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन सबका 99% रिप्लाई करता हूँ। कई मैसेज तो ऐसे होते हैं जो 5 दिन पहले के, उनका आज रिप्लाई करना होता है मेरे को, देखा ही नहीं जाता, इतने मैसेज होते हैं। यहां पर हमारी एपिथेलियम होती है खत्म, है ना। तो कवरिंग एपिथेलियम यहां पर खत्म होती है। वापस से बता रहा हूं, कवरिंग एपिथेलियम को हमने कोशिकाओं के स्तरों की संख्या के आधार पर 4 भागों में डिवाइड किया था, जिसके अंदर एक ही स्तर पाया गया था, उसको कहा था सिंपल एपिथेलियम। जहां पर स्तर एक था लेकिन दिखाई दो दे रहे थे, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। जहां पर स्तर 2 या 2 से अधिक थे और अगर कोई विशेष काम करने वाली है तो सिंपल एपिथेलियम को कोशिकाओं के आकार के आधार पर हमने 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे पहले सिंपल स्क्वामस, दूसरे नंबर पे सिंपल क्यूबोइडल, तीसरे पे सिंपल कॉलमनार और चौथे नंबर पे सिंपल सिलिएटेड। सूडो स्ट्रेटिफाइड के अंदर सिर्फ एक ही नाम था, सूडो स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर 3 नाम लिखे थे, 3 नाम में सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। आगे चल के अपन ने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस को 2 भागों में डिवाइड किया, क्रिएटिन युक्त और क्रिएटिन विहीन। क्रिएटिन युक्त त्वचा के अंदर लिखी और क्रिएटिन विहीन अलग से लिख ली। उसके बाद में सेकंड नंबर पे लिखा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और तीसरे नंबर पे लिखा स्ट्रेटिफाइड कोलमनार। एग्जांपल सारे लिख लिए। विशेषीकृत उपकला को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया, सबसे पहले ट्रांजिशनल है, फिर न्यूरोसेंसरी और फिर पिगमेंटेड और फिर जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर है। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता ही दिया आपको। विशेषीकृत उपकला के अंदर से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी लिखवा दिया आपने, ठीक है। कवरिंग एपिथेलियम के बाद में सेकंड नंबर पे आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जिसको बोलते हैं ग्रंथिल उपकला। हेडिंग डालो ग्रंथिल उपकला। लिखोगे ग्रंथिल उपकला, ग्रंथिल उपकला। नाम से पता लग रहा है किसमें पाई जाएगी, ग्रंथियों के अंदर। ग्रंथिल उपकला। कोशिकाओं के आकार को अगर देखा जाए तो ये स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण होती है। कौन से प्रकार की उपकला का रूपांतरण होती है? तो बेसिकली अगर एक कोशिकीय होगी तो उसके अंदर सिंपल कोलमनार, और अगर बहुकोशिकीय होगी तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम पाई जाएगी, ठीक है। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियां ग्लैंड्स दो प्रकार की होती है। एक होती है एक कोशिकीय ग्रंथि, दूसरी होती है बहुकोशिकीय ग्रंथि। एक कोशिकीय ग्रंथि को यूनिसेलुलर ग्लैंड कहते हैं और बहुकोशिकीय ग्रंथि को मल्टी सेलुलर। नाम से पता लग रहा है आपको, एक कोशिकीय यानी ग्रंथि के अंदर कितनी कोशिका मिलेगी, और बहुकोशिकीय यानी बहुत सारी। हमारे से पूछा आता है एक कोशिकीय ग्रंथि का एग्जाम्पल बताओ, और एग्जाम्पल के अंदर नाम आता है गोबलेट सेल, या जिसको आप कलश कोशिका भी कहते हो। और इस कलश कोशिका के द्वारा किसका श्रावण किया जाता है?
म्यूकस को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्लेष्मा का स्त्रावण, स्त्रावण करती है। अगर बात करते हैं बहुकोशिकीय ग्रंथि की, तो गोबलेट सेल के अलावा जितने भी ग्रंथियों के नाम आप जानते हो, बताओ नाम कौन कौन से, बोलो। लार ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, जितने भी नाम आप जानते हो, पढ़ते हो ना। स्तन ग्रंथि हो गई, मेमोरी ग्लैंड हो गई, है ना। ये सारी की सारी ग्रंथियां, यानी कि सिर्फ अगर गोबलेट सेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी की सारी कौन सी कैटेगरी में आएगी? बहुकोशिकीय ग्रंथियों के अंदर आती है। क्लियर है? ठीक है। ग्रंथियों की ही आगे बात करते हैं तो स्त्रावण के आधार पर, स्त्रावण के आधार पर दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथियां, बहिस्त्रावी ग्रंथियां, और इनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और दूसरे नंबर पे आती हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। फर्क समझो दोनों के अंदर। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के स्त्राव के लिए नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नलिकाएं पाई जाएगी। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के लिए नलिकाएं अनुपस्थित होगी, पाई नहीं जाएगी। तो फिर श्रावण कहां पर जाएगा? सीधा कहां पर जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा। कहां पर जाएगा? ब्लड के अंदर। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं हम यहाँ पर बहिस्त्रावी ग्रंथियों की, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल लार ग्रंथि। हम पढ़ेंगे लार ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले पैरोटिड, उसके बाद में मैंडिबुलर, उसके बाद में सबलिंगुअल। ठीक है। तीनों के अलग अलग नाम भी लिखेंगे, वार्टन डक्ट, स्टेनसन डक्ट, है ना। और फिर पढ़ेंगे ग्रंथि पाई जा रही है यहाँ पर, नलिका आ रही है, नलिका फिर मुंह के अंदर ओपन हो रही है, सबलिंगुअल कोरंकल और पेपिलस लाइवेलिस, और वहां पर जाकर ही फिर वो लार का सिक्रेशन कर रही है। कौन सी कैटेगरी में आएगी? एक्सोक्राइन ग्रंथि, बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर। ऐसा थोड़ी हो रहा है कि लार ग्रंथि पाई जा रही है यहाँ पर हाथ के अंदर, फिर ब्लड के अंदर गई लार, फिर वो मुंह के अंदर आई, फिर ऐसा ऐसा थोड़ी होता है। डायरेक्ट नलिका जहां पर भी पाई जाएगी ऐसी ग्रंथियों को बोलेंगे बहिस्त्रावी ग्रंथियां। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं अनुपस्थित होती है और इनका डायरेक्ट श्रावण जो होता है वो कहां पर होता है? रक्त के अंदर होता है। और ये क्या स्रावित करती है? हार्मोन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है? का स्रावण करती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो पीयूष ग्रंथि हो गई, उसके अलावा थायराइड आ गया, उसके अलावा बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे। कोई नहीं पूछेगा, जो पूछेगा वो सुनो। क्वेश्चन पूछा आता है वह ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी तथा बहिस्त्रावी दोनों प्रकार की होती है। इंटेलिजेंट हो रहे? क्या नाम है? अग्नाशय, जिसको आप पेंक्रियाज भी बोलते हो। पेंक्रियाज जब पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे पेंक्रियाज यानी अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशय नलिका निकलती है जिससे अग्नाशय रस का स्रावण होता है। चूंकि नलिका निकल रही है, अग्नाशय रस को इंटेस्टाइन के अंदर डालने का कार्य कर रही है, तो कार्य कौन से प्रकार की हो गई? बहिस्त्रावी प्रकार की। बहिस्त्रावी के अंदर नलिकाएं पाई जाती हैं और श्रावण को संबंधित जगह पर वो नलिका पहुंचा देती है। अंतःस्त्रावी के रूप में अगर बात करते हैं तो अग्नाशय के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसके अंदर तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा, गामा या डेल्टा। अल्फा से ग्लूकेगोन हार्मोन का स्रावण होता है, बीटा से इंसुलिन का स्रावण होता है, और गामा या डेल्टा से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण होता है। अब हार्मोन का स्रावण हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सी कैटेगरी में आती है? अंतःस्त्रावी के अंदर। तो इकलौता ऐसा ऑर्गन जो बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों कार्य करता है वो कौन सा है? दिक्कत यहां तक? आगे चलते हैं। ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो ग्रंथियां हमने कहा दो प्रकार की,
पहले बहिस्त्रावी और दूसरा अंतःस्त्रावी। बातें नहीं रे। बहिस्त्रावी की बात करते हैं तो हमारे से पूछा जाता है सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। अंतःस्त्रावी की अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। छोटी कौन सी है। आंसर की अगर बात करते हैं तो बहिस्त्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिसको आप क्या बोलते हो। सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो गॉबलेट सेल। एक कोशिका है, एक कोशिका से छोटी तो क्या ही होगी, आधी तो काट नहीं सकते, मर जाएगी। तो एक कोशिका के रूप में ये सबसे छोटी ग्रंथि होगी। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि की अगर बात करते हैं तो वो कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। और सबसे छोटी की अगर बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड आती है इसके अंदर। अगर अंतःस्त्रावी बहिस्त्रावी कुछ नहीं किया जाए और अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत या लीवर। दिक्कत है यहां तक। नहीं सर, वापस से सुनो। ग्रंथिल उपकला की अगर बात करते हैं तो स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण होती है, यानी कि कोशिकाएं कौन से प्रकार की मिलेगी आपको, स्तंभाकार मिलेगी। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर ग्रंथियां दो प्रकार की होती है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाएगी उनको बोलेंगे एक कोशिकीय ग्रंथियां, और जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएगी उनको बोलेंगे एक कोशिकीय ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला नाम गॉबलेट सेल। किसके द्वारा क्या सिक्रेशन करेगी, कहां पर पाई जाएगी, आमाशय के अंदर पाई जाएगी, आंत के अंदर पाई जाएगी, ट्रेकिया के अंदर पाई जाएगी, जहां पर भी पाई जाएगी श्लेष्मा का स्रावण करेगी। बहुकोश के ग्रंथियों के अंदर सारे नाम आप जानते हो, ठीक है। इसके अलावा श्रावण के आधार पर दो प्रकार की ग्रंथियां होती है हमारे पास में, बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी। बहिस्त्रावी ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं पाई जाती है, अपना श्रावण जहां पर नलिका खत्म होगी वहीं पर छोड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो लार ग्रंथि। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की अगर बात करते हैं तो नलिकाएं नहीं पाई जाएगी। जिनका भी सिक्रेशन, स्पेशली अगर बात करते हैं हार्मोन का सिक्रेशन, वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर किया जाएगा, रक्त के द्वारा ये पूरे शरीर के अंदर घूमेंगे और जो भी संबंधित ऑर्गन होगा उस संबंधित ऑर्गन के ऊपर इस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, वहीं पर जाकर काम करेगा और कहीं पर जाकर काम नहीं करेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो सारी की सारी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के नाम आप जानते हो। वह ग्रंथि जो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है वो कौन सी है, अग्नाशय। इसलिए है क्योंकि अग्नाशय से अग्नाशय नलिका निकलती है जिससे अग्नाशय रस का स्रावण होता है, पैंक्रियाटिक जूस। फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ोगे आप, कंपोजिशन भी पढ़ोगे, क्या काम आता है ये भी पढ़ोगे आप। और अंतःस्त्रावी के रूप में अगर बात करते हैं तो तीन प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन का स्रावण होता है। अगर बात करते हैं ग्रंथियों की तो बहिस्त्रावी अंतःस्त्रावी में सबसे बड़ी की अगर बात करते हैं तो यकृत है और सबसे छोटी। और अगर अंतःस्त्रावी की बात करते हैं तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी, गॉबलेट सेल। कलश कोशिका किसका श्रावण करेगी, म्यूकस का श्रावण करेगी। किसको दिक्कत है यहां तक ये बताओ, है क्या। जब दिक्कत नहीं होती तो याद क्यों नहीं होता तुम्हारे से, क्या होता है। बहुत सारे भाग होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते हैं सर। आपको याद नहीं होने का सबसे बड़ा कारण आपका रिवीजन है। आपको पता है कि कल वाली क्लास का सर पूछेंगे तो कल वाला तो याद रह जाता है आपको, फिर 7 दिन पहले का भूल गए अपन, है ना। और जितना ज्यादा टाइम लगाते जाओगे आप, मैं फिर से कह रहा हूँ रिवीजन हमेशा पहले पेज से किया करो तुम, समझो इस बात को। उतारना शुरू करेंगे। बिना बोले लिखोगे रे।
ऑनलाइन के अंदर पूजा नेहरा ने पूछा है कि सर बेर की पत्ती में डीसीपी और टीडीएन कितना होता है। डीसीपी की अगर बात करते हैं बेर की पत्ती के अंदर 8 से 10% और टीडीएन की अगर बात करते हैं 36 से 40%। वाटर इनटेक स्वाइन की अगर बात करते हैं तो लगभग 5 लीटर के आसपास डेली वाटर रिक्वायरमेंट होती है सुअर की। क्या हुआ? नहीं बोल दे बोल दे। दिक्कत है? क्वेश्चन तुम भी पूछ सकते हो। आगे करें। लिख लिया जीतू भैया? आगे करें, करते हैं बाकियों को लिख लिया।
एक बार पीछे करना सर। महाराम गुजर जी कहाँ तक पीछे करना है ये बताओ आप तो। कौन से वाला पेज चाहिए आपको? फर्स्ट वाला ये लिखो फिर करते हैं। अच्छा नहीं लगता है तुम्हारे क्लास में? अच्छा नहीं लगता तुम्हारे क्लास में? मन कम ही रहता है तुम्हारा बैठने का ना? इससे आगे है ही नहीं। ग्रंथियों के अंदर आपके पास आता है जहाँ पर कहते हैं कि कोशिका को वही नुकसान के आधार पर ग्रंथियां तीन प्रकार की होती है। वेरोक्राइन, एसोक्राइन, होलोक्राइन। इनकी बात करेंगे अपन कल। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, साथ में उनके एग्जांपल कल के डेट के अंदर आप सबको याद होंगे। क्लियर है? हाँ